Hello everyone, how are you? I hope everybody must be doing great. I'm Sangapal Chakranarayan. I welcome you back on our official YouTube channel English with Sangapal Sir. So far we have solved many SBI clerical PYQs and IBPS clerical PYQs. We have started this lecture series in keeping mind the upcoming SBI and IBPS clerical exams. So today also we are going to solve one more previous year question paper, but before that मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूं ताकि आपको इस लेक्चर सीरीज का इंपॉर्टेंस भी समझ में आए। आप अगर यह एसबीआई क्लरिकल या आईबीपीएस क्लरिकल एग्जाम दे रहे हो तो ये लेक्चर सीरीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ जो लोग टीसीएसआई या आईबीपीएस पैटर्न की जो एग्जाम्स होती है उनकी जो प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए भी ये लेक्चर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न जो है वो सेम रहता है। आईना हमें दर्शाता है कि यह एग्जाम कैसी होती है। तो आप जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखते हो तो समझ में आता है कि एग्जाम किस तरह का रहेगा। तो इसीलिए मैंने कहा है कि जो भी लोग अभी आईबीपीएस क्लरिकल और एसबीआई क्लरिकल टारगेट कर रहे हैं उन्हें यह लेक्चर्स बहुत ध्यान से, बहुत आराम से, पेन एंड नोटबुक हाथ में होना चाहिए जब ये लेक्चर्स देखते हो, क्योंकि अब यहाँ पे जो भी मैं 25-30 ये पेपर का एनालिसिस इस लेक्चर सीरीज का या इन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स का जो आपको मिलेगा, आप जरा सोचिए 25-30 पेपर का एनालिसिस मतलब आप लोगों को पूरा आईना दिखा रहा हूं मैं कि किस तरह का सवाल आपको रहेगा और किस तरह का रिपीटेशन होता है। और रिपीटेशन का जब आप नोट्स निकालते हो, याद रखिए आपको एग्जाम में ये बहुत हेल्प करता है। सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। जो पहला सवाल यहां पे है वो है, यहां पे डायरेक्शंस दिए हैं। इन ईच क्वेश्चन one word is given and correspondence to that 3 sentences are given, each containing that word. Choose the option depicts the sentence or sentences that have or has the correct usage of the word. If all the sentences have the correct usage, choose all are correct as your answer choice. So in this question we have given one word and that one word has been used into 3 sentences. And now we have to find out in which of the sentences that word has been used correctly. और जो भी sentences में वो correctly use किया है उसे as आंसर हमें मार्क करना है, और जहां पे हमें ऐसे लगता है कि correctly use नहीं किया है तो उसे हमें eliminate करना है। सिंपल सा सवाल होता है। So let us start. Diversity, ये सवाल यहाँ diversity ये word दिया है यहाँ पे। It is important to understand this is through the context of human diversity. तो human diversity हो सकती है, yes, human diversity हो सकती है। तो यहां पे ये डाइवर्सिटी जो वर्ड दिखता है हमें यह समझ में आता है कि ये करेक्ट कंटेक्स्ट में यूज किया है डाइवर्सिटी, तो ये बिल्कुल सही है। इसका मतलब जहां पे वन होगा वो हमारा आंसर हो सकता है। क्या यहां पे वन है? क्या यहां पे वन है? नहीं है। क्या यहां पे वन है? हाँ है। क्या यहां पे है? हाँ यहां पे भी है। तो चलिए थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, बी और डी को पकड़ के रखते हैं। नेक्स्ट वन है सेंटेंस, द गवर्नमेंट हैज डाइवर्सिटी जजेस इन द हायर जुडिशरी। तो डाइवर्सिटी जजेस होता है क्या? तो डाइवर्सिटी और जजेस दोनों नाउन हो गए, तो यहां पे ये यूज भी गलत है और कंटेक्स्ट भी गलत है। जजेस की डाइवर्सिटी नहीं होती है। द गवर्नमेंट हैज वेरियस जजेस इन द हायर जुडिशरी और द जजेस फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, ऐसे भी कह सकते हैं, पर डाइवर्सिटी जजेस ने। तो इसीलिए क्यों? क्योंकि ये भी नाउन है, ये भी नाउन है। इससे पहले मैंने रूल कहा था कि दो नाउन अगर एक साथ आते हैं तो दोनों को या तो कॉमा से सेपरेट कीजिए, या तो प्रेपोजिशन से कनेक्ट कीजिए, या तो कंजंक्शन से कनेक्ट कीजिए। कुछ तो हमें करना होगा ताकि हमें ये करेक्ट सेंस यहाँ पे मिले, पर सेंस मिलता नहीं। इसका मतलब यहाँ पे ये गलत यूज है। तो जहां पे 2 नंबर का ऑप्शन दिया होगा इधर ऑप्शंस में, वो हमारा आंसर नहीं होगा। तो 2 नंबर का ऑप्शन यहाँ पे 4 नंबर में दिया है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो बचा क्या है? बी, बोथ 1 and 3 आर करेक्ट। ऑल आर तो अब हो नहीं सकता क्योंकि 2 वाला जो है ऑप्शन नंबर 2 जो है वो वैसे ही एलिमिनेट हो गया।
लास्ट वाला, इंडिया इज मार्क्ड बाय यूनिटी इन डाइवर्सिटी. यस, we have unity in diversity, so this statement is absolutely right, and hence we have selected option B as an answer. I hope you understood this question. Now let us move on to the next question. The next question is expedite. So here expedite का मतलब क्या होता है? expedite के बहुत सारे मतलब होता है speed up. इसका मतलब क्या होता है? speed up, to accelerate, to make something happen more quickly, to make something happen more quickly. कोई चीज जल्दी, एक्सपेडाइट, ठीक है, तेजी से करना, या कोई चीज तेजी से हो जाए, ऐसे कुछ करना. यहां पे द गवर्नमेंट इज वर्किंग टू एक्सपेडाइट पेमेंट ऑफ शुगर केन फार्मर्स. हाँ, जल्दी से करना, उनके पेमेंट जो है वो जल्दी करना. तो एक्सपेडाइट यहां पे बिल्कुल सही है, कंटेक्स्ट में भी सही बैठ रहा है यहां पे. तो ये हमारा सही तरह से यूज किया गया है वर्ड इस सेंटेंस में. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. मुझे देखने दीजिए कि कौन सा कलर यहां पे ज्यादा बेहतर दिखेगा. दूसरा है द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव बीन आस्क्ड टू एक्सपेडाइट द कंप्लीशन ऑफ मेडिकल कॉलेजेस. हाँ, एक्सपेडाइट जल्दी करने के लिए कहा है, भाई जल्दी जल्दी करो, इसका गति जो है वो बढ़ाओ थोड़ा सा. तो एक्सपीडिएट या एक्सपीडाइट सही है, एक्सपीडिएट ये भी सही है. मतलब 1 और 2 जहां पे होगा वो हमारा आंसर होगा. और 1 1 2 कहां पे दिया है? यहां पे दिया है. और कहां पे हो सकता है? ऑल आर करेक्ट में हो सकता है. अब यहां पे 1 दिया नहीं है, बोथ 2 और 3 में, तो ये भी आंसर नहीं होगा. यहां पे 3 है, 2 और 1 दोनों नहीं है, हालांकि यहां पे हमने दोनों देखे, दोनों सही है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता. यहां पे 1 और 3 दिया है, यहां पे क्या दिया है? 1 और 3, और 2 मिसिंग है, और हमने देखा 1 और 2 दोनों करेक्ट है. तो यहां पे बचा कौन सा हमारे साथ पास? ऑल आर करेक्ट या तो बोथ 1 और 2. पहले देख लेते लास्ट वाला, द एक्सपेडाइट नीड टुडे इज फॉर अ पीस प्लान. तो एक्सपेडाइट नहीं होगा, तो ये है, तो नीड है. एक्सपेडाइट नीड नहीं होती, अर्जेंट नीड, द अर्जेंट नीड टुडे हो सकता है, पर एक्सपेडाइट नीड तो हो नहीं सकता. तो इसीलिए ये ऑप्शन हमारा यहां पे फिट नहीं बैठता है. तो यहां पे अगर ये फिट नहीं बैठता है तो बचता क्या है हमारे पास? तो बचता है 1 और 2. तो इसीलिए ऑप्शन डी जो है वो हमारा आंसर होगा. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 11. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. और यहां पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है? यहां पे कर्टेल ये वर्ड दिया है. कौन सा वर्ड दिया है? कर्टेल. अब आउटकम्स इन जुडिशियल कर्टेल. कर्टेल मतलब किसी पार्ट को काटना या कम करना. कर्टेल का मतलब होता है कम करना, टू रिड्यूस भी हो सकता है. आउटकम्स इन जुडिशियल कर्टेल आर, तो जुडिशियल कर्टेल नहीं होता है. तो जुडिशियल कर्टेल आर ऑलमोस्ट ऑलवेज शेप्ड बाय द केसेस विच कम बिफोर द कोर्ट्स. नहीं, तो यहां पे ये जो है कर्टेल नहीं आएगा, इसलिए ये रॉन्ग है. क्यों नहीं आएगा, बात करेंगे इसके बारे में. दूसरा जो है, CEO of the airline company announced that they will curtail the airline operation. curtail मतलब कम करना, to reduce, मैंने पहले ही कहा है, to reduce, to कम करना. तो ये बिल्कुल सही जाता है, तो दूसरा सही है. पहला जहां पे होगा वो हमारा आंसर नहीं होगा. तो यहां पे पहला दिया है, तो ये दोनों आंसर नहीं है. दूसरा जहां पे होगा वो आंसर होगा. सी में दूसरा दिया नहीं है, सी यहां पे ए बोथ 2 और 3 में दिया है, तो ये आंसर हो सकता है. चलिए, पहला नहीं हो सकता तो इसीलिए ये वाला भी गया, तो बचा क्या हमारे पास? ये. वैसे ही हमारा आंसर आया, 2nd और 3rd आर राइट. ये क्या कहता है? वर्क फ्रॉम होम इज द बेस्ट वे टू कर्टेल ऑफिस एक्सपेंसेस. तो कर्टेल मतलब क्या? अगेन टू रिड्यूस, कम करना ऑफिस एक्सपेंसेस सच एज इलेक्ट्रिसिटी, प्रिंटिंग एटसेट्रा. तो यहां पे पहले सेंटेंस में ये जो वर्ड दिया है कर्टेल यहां पे नहीं आएगा, क्योंकि जुडिशियल जो होता है इसका एक अरेना हो सकता है जुडिशियल का.
क्या हो सकता है, जुडिशियल सिस्टम हो सकता है, क्या हो सकता है, सिस्टम हो सकता है, पर ये जुडिशियल कर्टेल नहीं होगा, इतना याद रखना है। कर्टेल का मतलब होता है कम करना, मीनिंग के हिसाब से भी यहां पे बैठता नहीं है, तो इसीलिए हमने इसे क्या किया था, ड्रॉप किया था। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो यहां पे एक वर्ड दिया है रिपील। रिपील का मतलब होता है किसी चीज को निकाल फेंकना। इट इज रिपील टू आस्क a developing country not to buy discounted Russian oil. The report by the WHO is worrisome and repeals the fact that the COVID-19 pandemic is far from over. The US has called on China to repeal a draconian national security law imposed on Hong Kong. तो यहां पे रिपील का मतलब, जैसे मैंने कहा है, इसका मतलब होता है टू कैंसल और विथड्रॉ द लॉ, एक्ट और रेगुलेशन, जो भी होता है उसे क्या करना है, कैंसिल करना है। आर वी टॉकिंग अबाउट एनी लॉ इन द फर्स्ट सेंटेंस? इट इज रिपील टू आस्क, नो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लॉ, so why shall we use repeal in this sentence? This becomes grammatically incorrect. तो ये वैसे ही एलिमिनेट हो गया। The report by the WHO is worrisome and repeals the fact. They are not going to repeal the fact. तो ये भी यहाँ पे सही नहीं बैठता है, तो ये भी यहाँ पे गलत होगा। Then the US has called on China to repeal a draconian national security law imposed on Hong Kong. तो ये बिल्कुल सही हो सकता है। क्यों सही हो सकता है? क्योंकि यहाँ पे लॉ के बारे में बात हो रही है, और दिया कहाँ पे, थर्ड में। हमें तो वैसे पहले ही समझ में आया था, जहाँ पे वन है वो हमारा आंसर नहीं होता, तो यहाँ पे वन दिया है। फिर ऑल आर करेक्ट में भी वन आता है, तो बचे थे हमारे पास तीसरा और दूसरा, तो दूसरा भी इनकरेक्ट था, तो ये भी गया, तो बचा क्या, सी। तो इसीलिए ओनली ऑप्शन सी जो है वो हमारा आंसर है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सकर, ये दिया है, द गवर्नमेंट हैज एनहांस्ड द फाइनेंशियल एड टू प्रोवाइड सकर टू ऑर्फन चिल्ड्रेन। सेकेंड स्टेटमेंट इज द अप्रोच ऑफ सकर विथ ग्राउंड वाटर इंडिपेंडेंटली हैज severe limitations. The first chapter of UNEP reports sucker studies about noise level in several cities. तो यहां पे जो बात हो रही है, सकर का मतलब क्या होता है, सकर का मतलब होता है एड, रिलीफ, उसके बाद में हेल्प, ये इस तरह के मतलब होते हैं। टू हेल्प समवन हु इज इन ट्रबल, ये सकर का मतलब होता है। तो गवर्नमेंट हैज एनहांस द फाइनेंशियल एड टू प्रोवाइड सकर टू ऑर्फन चिल्ड्रेन। तो यहां पे एड टू प्रोवाइड व्हाट, एड, फाइनेंशियल एड, एनहांस द फाइनेंशियल एड टू प्रोवाइड हेल्प टू ऑर्फन चिल्ड्रेन, तो ये बिल्कुल सही बैठता है कंटेक्स्ट में। नेक्स्ट है द अप्रोच ऑफ सकर विथ ग्राउंड वाटर इंडिपेंडेंटली हैज सर्व लिमिटेशन। द अप्रोच ऑफ हेल्प विथ ग्राउंड वाटर, तो यहां पे ग्राउंड वाटर के साथ ये सकर ठीक नहीं लग रहा है, ये इनकरेक्ट लग रहा है, तो इसीलिए हमारा दूसरा तो जो ऑप्शन है वो आंसर नहीं हो सकता है। और इसके बाद में सी में, मतलब तीसरे में, द फर्स्ट चैप्टर ऑफ यूएनईपी रिपोर्ट सकर स्टडीज हेल्प स्टडीज अबाउट नॉइस लेवल इन, तो ये भी यहां पे सकर ठीक नहीं बैठता है। दैट मीन्स पहले तो हमें समझ में आया था कि जहां पे वन है वो हमारा आंसर हो सकता है, यहां पे है बी और डी में। क्या सी और बी में है, ए में है? तो नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरी चीज हमें यह समझ में आया, द अप्रोच ऑफ सकर विद ग्राउंड वाटर इंडिपेंडेंटली हैज सीवर लिमिटेशंस, नॉट सर्व, हैज सीवर लिमिटेशंस। तो यहां पे जब हमने इसे पढ़ा तो यहां पे हमें पता चलता है कि यस, द अप्रोच ऑफ, ये जो है वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। तो क्या है, ये इनकरेक्ट है। तो जहां पे दो ये ऑप्शन होगा, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो यहां पे जो है ऑप्शन 2 होता है, ऑप्शन 2 यहां पे भी होता है। नाउ वी हैव ओनली वन ऑप्शन, दैट इज ओनली वन इज करेक्ट। द फर्स्ट चैप्टर ऑफ यूएनईपी रिपोर्ट सकर स्टडीज, तो मैंने पहले कहा है सकर के यहां पे मैंने मीनिंग लिख के दिया है, तो ये भी कंटेक्स्ट और मीनिंग में सेम नहीं बैठता है, तो इसीलिए दूसरा और तीसरा इनकरेक्ट है। बचा क्या, ओनली वन, एंड देयरफॉर ओनली वन दिया कहा है बी में, तो हमारा आंसर है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। वी गॉट डायरेक्शंस ओवर हियर। डायरेक्शंस क्या कहते हैं? ईच क्वेश्चन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स इन विच वन पार्ट कंटेन्स एंड
contains the error. Choose the incorrect part as your answer. If the sentence is correct as it is, choose no error as your answer choice. So ये error detection का सवाल है. Now let us solve these error detection questions. तो यहाँ पे the first question is, the government said that we should stay at home if the number of COVID-19 cases will be increasing. Now let us look at this. The government said that we should stay at home if the number of COVID-19 cases will be increasing. Will be increasing नहीं, ये कंडीशनल क्लॉज का सेंटेंस है, क्योंकि यहां पे इफ दिया, इफ द नंबर ऑफ कोविड-19 केसेस इंक्रीजेस चाहिए था. यहां पे क्या चाहिए था? इंक्रीजेस. If the number of COVID-19 cases increased, not increases, increased चाहिए. क्या चाहिए यहां पे? Increased. अब आप कहोगे कि ये increased क्यों आएगा? Let me change the color. यहां पे जो है इसकी जगह आना चाहिए increased. Will be increased नहीं, सिर्फ increased चाहिए. इतना याद रखना है. अब आप बोलोगे कि यहां पे increased क्यों आएगा? क्योंकि ये सेंटेंस कंडीशनल वाला है, और कंडीशनल सेंटेंस याद रखना है, अगर इफ इज कंडीशनल सेंटेंस, दैट मींस द सेंटेंस व्हिच डिनोट्स द कंडीशन, जिसमें कंडीशन होता है. जनरली इफ अनलेस से ये शुरू होता है. और ये एक याद रखना है कि कंडीशनल सेंटेंस में एक क्लॉज कंडीशनल होता है तो एक मेन क्लॉज होता है. अगर मेन क्लॉज में वुड, शुड, कुड दिया है तो कंडीशनल क्लॉज में हमें शुड, वुड, कुड यूज करना होता है. विल, शाल वगैरह हम यूज नहीं कर सकते. एक याद रखना है, आई एम सॉरी, द गवर्नमेंट, अगर मेन क्लॉज में शुड, वुड, कुड है तो हमारा जो कंडीशनल क्लॉज होगा, सॉरी, उसमें हमें सिंपल पास्ट टेंस चाहिए. इतना याद रखना है. तो अगर कंडीशनल क्लॉज सिंपल पास्ट में है, कौन से टेंस में है? सिंपल पास्ट में है, तो इसके बाद में जो मेन क्लॉज आएगा उस मेन क्लॉज में हमें शुड, वुड और कुड, माइट, इस तरह के मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो हम यूज कर सकते हैं. पर यहां पे क्या किया है इन्होंने, ये जो है विल, ये हमारा कंडीशनल क्लॉज में आता नहीं, और इन्होंने कंडीशनल क्लॉज में विल बी इंक्रीजिंग, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस दिया है, जो कि गलत है. और ये गलत दिया हुआ पार्ट कौन से पार्ट में है? तो ये दिया है हमें डी में, तो इसीलिए ऑप्शन डी जो है वो हमारा आंसर है. इतना याद रखना है. ऑप्शन डी जो है इसका क्या हुआ, यहां पे आंसर हुआ. आई होप आप लोगों को ये समझ में आया है. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर का है. यहां पे कहा गया है, एक्सेप्ट फॉर द डॉक्टर देयर इज नन हु कैन गिव यू अ गुड पीस ऑफ एडवाइस फॉर योर हेल्थ इशू. नाउ हियर एक बात याद रखना है, अगर सेंटेंस में आपको सुपरलेटिव डिग्री दिखती है, क्या दिखता है? सुपरलेटिव डिग्री दिखती है, नन दिखता है, इंडेफिनेट प्रोनाउन दिखता है, इंडेफिनेट प्रोनाउन दिखता है, और इसके बाद में रिलेटिव प्रोनाउन कोई आना है तो वो दैट आता है. क्या आता है? दैट आता है. ये रूल है, ये रूल है. पर यहां पे क्या दिया है उन्होंने? हु दिया है, जो कि ग्रामेटिकली इनकरेक्ट बन जाता है. यहां पे दैट की जरूरत है, दैट दिया नहीं है. एक्सेप्ट फॉर द डॉक्टर देयर इज नन दैट कैन गिव यू अ गुड पीस ऑफ एडवाइस. यहां पे उन्होंने हु दिया है, इसीलिए रॉन्ग है. और ये कौन से पार्ट में है? बी में. इसीलिए इसका आंसर जो है वो ऑप्शन बी है. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, excessive losses to banks affect every person in the country because the amounts deposited in banks belongs to the citizen of the country. Now अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो excessive losses ये भी सही है, to banks ये affect, losses ये प्लूरल है, तो affect ये प्लूरल होना लाजमी बनता है. तो ये V1 है, और V1 कैसे होता है? हमेशा प्लूरल होता है. तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं. उसके बाद में एवरी पर्सन इन द कंट्री अफेक्ट्स किसको? हर एक इंसान को इन द कंट्री, बिकॉज रीजन दिया है द अमाउंट्स. तो अमाउंट्स जो है ये हमारा प्लूरल नाउन है. कैसा नाउन है? प्लूरल नाउन है. बिकॉज द अमाउंट्स डिपॉजिटेड इन बैंक्स बिलोंग्स टू. अब ये नाउन है, क्या
क्या बिलोंग्स करता है सिटीजन का, तो अमाउंट से प्लूरल नाउन है, उसके लिए ये बिलोंग्स वर्ब दिया है और बिलोंग्स वर्ब से V5 है और V5 हमेशा सिंगुलर वर्ब होता है, तो प्लूरल नाउन के साथ कभी भी सिंगुलर वर्ब आता नहीं। इसका मतलब ये वाला बिलोंग्स जो है वो गलत है और कौन से पार्ट में दिया है, डी में दिया है, और इसीलिए ऑप्शन डी जो है इसका आंसर होगा। आई होप यू आर गेटिंग इट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अभी हम जो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यह है क्वेश्चन नंबर 17। द आइलैंड नेशन हैज गॉन थ्रू सिचुएशंस मे बी नॉट एज सीवर इन अर्लियर टाइम्स एज वेल। तो यहां पे जैसे हम सेंटेंस को देखते हैं तो द आइलैंड नेशन हैज, नेशन सिंगुलर, हैज सिंगुलर, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद में गॉन, हैज गॉन, गॉन के हैज के बाद में, हैव के बाद में, हैड के बाद में V3 का प्रयोग किया जाता है, तो वो V3 भी सही है। थ्रू सिचुएशन, सिचुएशंस के थ्रू, ये भी सही है। मे बीन, तो यहां पे ये एरर हम लोगों को दिखती है। मे जो है ये मे हमारा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है और ये रूल मैंने कितनी बार डिस्कस किया है लेक्चर्स में, आप लोगों को पता है। इसके बाद में क्या चाहिए हमें, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, पर यहां पे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब दिया है, इसलिए वो गलत है। और कौन से इसमें है, वो पार्ट सी में, इसीलिए आंसर सी होगा। तो बीन की जगह यहां पे क्या चाहिए था, तो बीन की जगह यहां पे बी का प्रयोग किया जाना चाहिए था, जो किया गया नहीं है, इसीलिए ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता है और देयरफॉर हमने यहां पे सी एज एन ऑप्शन आंसर को सिलेक्ट किया है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 18। यहां पे ये कहता है द कोलैटरल डैमेज ऑफ द वॉर बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया इज बीइंग बेयर बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो ये बेयर क्या है, ये याद रखना है। बेयर जो है ये याद रखना है, बेयर जो है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकंड फॉर्म होता है बोर और थर्ड होता है बोर्न। तो इसका स्पेलिंग देख लेना, BORNE। और यहां पे जो स्ट्रक्चर दिया है पैसिव का है, पैसिव का स्ट्रक्चर है एम, इज, आर, उसके बाद में दिया है बीइंग, और बीइंग के बाद में अगर कोई वर्ब आता है तो V3, क्योंकि ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। पर यहां पे जो दिया है वो V1 दिया है, तो इसीलिए ये स्ट्रक्चर जो है वो गलत है। कौन से पार्ट में है, सी में है, इसीलिए ऑप्शन सी जो है वो हमारा आंसर होगा। तो यहां पे क्या होना चाहिए था, तो बेयर की जगह बोर्न होना चाहिए था, BORNE, पर दिया नहीं है, इसलिए यह पार्ट गलत है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19 to 23। इन क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं थोड़ा सा। इन क्वेश्चंस में क्या कहा गया है, डायरेक्शंस में, सॉरी। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 6 sentences आर गिवन, यू मस्ट रीअरेंज these sentences टू मेक अ contextually meaningful paragraph. Later answer the follow up questions। उसके बाद में पहले हमने एक पैसेज दिया है, उसे रीअरेंज करिए, फिर उसके बाद में सवालों का जवाब दीजिए। सो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन जम्बल्ड पैराग्राफ, ये जम्बल्ड पैराग्राफ का ही क्वेश्चन है। तो चलिए सॉल्व करते हैं यहां पे इस क्वेश्चन को। नाउ आई होप यू कैन सी द गिवन स्टेटमेंट्स, और यहां पे F वाला स्टेटमेंट्स जो है वो आपको विजिबल नहीं होगा, जस्ट गिव मी फ्यू सेकेंड्स। अभी ये ठीक हो गया है। चलिए इसे देखते हैं इस सवाल को। वी कैन सी देयर आर 6 स्टेटमेंट्स, A, B, C, D, E, F। दीज आर द 6 स्टेटमेंट्स गिवन हियर। नाउ वी हैव टू रीड दीज स्टेटमेंट्स वेरी केयरफुली, और इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसकी ट्रिक्स पहले लेक्चर्स में है। अगर किसी ने पहले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले वो देखिए, ताकि आपको ये पैराग्राफ अच्छे से समझ में आए। तो जैसे कि हमने कहा है कि हमें पहला स्टेटमेंट्स या पहला सेंटेंस जो ढूंढना होता है वो होना चाहिए हमारा इंडिपेंडेंट सेंटेंस। इंडिपेंडेंट मतलब ऐसा सेंटेंस जो किसी के ऊपर मीनिंग के लिए डिपेंड ना करता हो, और आइडिया जिसमें इंट्रोड्यूस की गई हो। तो यहां पे बट हमारा कंजंक्शन है, तो ये पहला सेंटेंस नहीं। 10 years ago ये हो सकता है। सच अ डिस्कवरी कुड बी डन, सच अ डिस्कवरी मतलब कोई तो डिस्कवरी है जिसके बारे में बात हो रही, तो सी नहीं हो सकता। फिजिस्ट
Peter Higgs predicted the Higgs boson as the mechanism responsible for giving elementary particles mass. तो ये भी हो सकता है. The same model मतलब इसके पहले किसी मॉडल के बारे में बात हो रही है, तो ये भी हमारा पहला नहीं. This theory मतलब इसके पहले किसी तो भी थियरी के बारे में बात हो रही है, तो ये भी हमारा पहला स्टेटमेंट हो नहीं सकता. तो हमारे पास दो चॉइस है, बी या तो डी. इनमें से कोई तो भी एक स्टेटमेंट हमारा पहला स्टेटमेंट होगा. तो इसके बाद में देखिए दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ लेते. 10 years ago scientists discovered the Higgs boson which helps explain why elementary particles have mass. दूसरा कहता है फिजिस्ट पीटर हिग्स predicted the Higgs boson as the mechanism responsible for giving elementary particles mass. तो ये जो यहां पे दिया हिग्स पीटर फिजिस्ट Peter Higgs predicted the Higgs boson as the mechanism responsible for giving elementary particle mass. तो यहां पे ये जो हिग्स बोसन है इसको प्रेडिक्ट किसने किया है? तो इसे प्रेडिक्ट करने वाला है पीटर हिग्स, फिजिस्ट पीटर हिग्स. तो ये इसे प्रेडिक्ट करने वाला है. तो ये प्रेडिक्ट करने वाला है, पहले प्रेडिक्ट किया गया होगा और फिर वो मिला होगा. तो इसका मतलब हमारा पहला जो स्टेटमेंट होगा वो होगा डी. कौन सा स्टेटमेंट होगा? डी. क्योंकि पहले प्रेडिक्ट किया गया है, फिर उसके बाद में उसे डिस्कवर किया गया है. तो यहां पे पहला स्टेटमेंट जो हम कंसीडर करेंगे वो करेंगे डी. तो इसे पढ़ लेते हैं. फिजिस्ट पीटर हिग्स प्रेडिक्टेड द हिग्स बोसन एज द मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग एलिमेंट्री पार्टिकल्स मास. तो यहां पे हमें कैसे वर्ड्स ढूंढने होते हैं? सेम वर्ड्स ढूंढने होते हैं, नाउन ढूंढना होता है, प्रोनाउन ढूंढना होता है, कंजंक्शन, आइडिया कहां से कनेक्ट होती है. तो वी आर टॉकिंग अबाउट द मैकेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग एलिमेंट्री पार्टिकल मास. तो ये कुछ थियरी है जो इसके बारे में. दिस थियरी सजेस्ट. अब कौन सी थियरी? जो यहां पे हिग्स ने बताई है. क्या बताया उसने? कि ये जो हिग्स बोसन है उसने कहा है कि द हिग्स बोसन एज द मैकेनिज्म, ये रिस्पॉन्सिबल होते किस लिए? फॉर गिविंग एलिमेंट्री पार्टिकल्स मास. ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होते हैं, मूलभूत तत्व होते हैं या कण होते हैं, उसे क्या प्रोवाइड करता है? मास प्रोवाइड करता है, गिविंग एलिमेंट्री पार्टिकल्स मास. तो ये इस तरह से इसने कहा है. तो नेक्स्ट हम देखते हैं. तो इसी को यहां पे हम देखते हैं. दिस थियरी सजेस्ट पार्टिकल मासेस. तो इस पार्टिकल मास को हम देखते हैं कि यहां पे आया है. दिस थियरी सजेस्ट पार्टिकल मासेस आर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स. तो मासेस जो है, पार्टिकल मासेस जो है, वो किस चीज का कॉन्सिक्वेंस है, परिणाम है? एलिमेंट्री पार्टिकल्स का परिणाम है. इंटरैक्टिंग विथ अ फील्ड कॉल्ड हिग्स फील्ड. ठीक है. उसके बाद में क्या आ सकता है? तो उसके बाद में द सेम मॉडल ऑल्सो गिविंग. तो सेम मॉडल कौन सा? तो ये कोई तो मॉडल है जिसके बारे में बात हो रही है. तो इसीलिए डी के बाद में यहां तक तो हमारा एफ आया है. सच ए डिस्कवरी कुड बी द नेक्स्ट बिग. कौन सी डिस्कवरी? तो पहले डिस्कवरी के बारे में बात हमें करनी चाहिए, तब जाके हम आगे बात कर पाएंगे. तो यहां पे हम देख लेंगे. बट द थियरी इफ कंफर्म would explain the mystery of, but the theory if confirmed. अगर यह थियरी कंफर्म होती है, देखिए यहां पे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है. ये तो थियरी बोला गया है, दिस थियरी, बट द थियरी इफ कंफर्म would explain the mystery of invisible constellation of particles mass. तो ये बिल्कुल इसे कॉन्ट्राडिक्ट भी कर रही है और इस थियरी को आगे भी लेके जा रही है. तो इसके बाद में डी के बाद में आया है एफ, एफ के बाद में आएगा ए. अब ये फाइनल नहीं है, पढ़ेंगे, सोचेंगे और फिर उसके बाद में आंसर देंगे. उसके बाद में डी एफ ए. उसके बाद में देखते हैं 10 years ago साइंटिस्ट डिस्कवर्ड. ओके, डी एफ ए. तो यहां तक हो गया. द सेम मॉडल तो नहीं आएगा. सच ए डिस्कवरी कुड बी. अब सच ए डिस्कवरी कुड बी, इसका मतलब हुआ डिस्कवर्ड जो है, पहले डिस्कवर हुआ और उसके बाद में उस डिस्कवरी के बारे में बात हो रही है. मतलब बी और सी उसके बाद में आएगा. तो बी के बाद में ही सी आता है, ये समझ में आया है हमें. तो इसके बाद में 10 years ago scientists discovered the Higgs boson which helps explain why elementary particles have mass. Such a discovery could be the next big breakthrough. हाँ, such a discovery मतलब ये वाली जो है could be the next big breakthrough of the last century after Einstein's first formulation of quantum physics. The same model कौन सा? quantum physics का also gives the concept of Higgs particle which could possibly negate the theory. तो इसके बाद में आएगा ई.
तो बी सी ई, तो इसको यहां पे लिखते हैं डी एफ ए बी सी ई, इस तरह से हमने यहां पे लिखा है। तो अब हमें यह समझ में आया कि यह हो सकता है, पर इसे अभी पढ़ लेते हैं एक बार एक वन गो में। तो पहला है फिजिसिस्ट पीटर हिग्स प्रेडिक्टेड the Higgs boson as the mechanism responsible for giving elementary particles mass. This theory suggests, उसने जो दी है, particle masses are a consequences of elementary particles interacting with a field called Higgs field. But the theory, मतलब ये वाली, if confirmed, अगर confirm की जाए, would explain, ये explain करेंगे the mystery of invisible constellation of particle mass. 10 years ago, अब ये खत्म हो गया, अब 10 years ago scientists discovered the Higgs boson which helps explain why elementary particles have mass. तो 10 साल पहले हुआ है, फिर उसके बाद में सच डिस्कवरीज ये भी सही जा रहा है, could be the next big breakthrough of the last century after Einstein's first formulation of quantum physics. The same model also gave, मतलब ये quantum physics का the same model also gives the concept of Higgs particles which could possibly negate the theory, ऐसे मुझे लग रहा है। तो इसीलिए इसका जो आंसर होना चाहिए था वो होना चाहिए था डी एफ ए बी सी ई, डी एफ ए बी सी ई। चलिए इसे देखते हैं आगे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, विच इज द सेकेंड सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट। तो पहला क्या आया था हमारा डी, उसके बाद में क्या आया था एफ, उसके बाद में ए, फिर बी, फिर सी और फिर आया था ई। तो कौन सा सेंटेंस चाहिए? सेकंड क्या है? एफ, एफ का दिया है ई में, इसलिए इसका आंसर होना चाहिए ई एफ। नेक्स्ट सेंटेंस, द नेक्स्ट सेंटेंस गिवन इज, ये कहता है विच इज द फोर्थ सेंटेंस आफ्टर रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट के बाद में फोर्थ सेंटेंस कौन सा है? तो फोर्थ सेंटेंस कौन सा है? मैंने कहा है डी एफ ए बी सी ई, तो फोर्थ है हमारा बी, दिया है यस ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। यहां पे फिफ्थ सेंटेंस पूछा है उन्होंने, तो सी जो है वो हमारा फिफ्थ सेंटेंस है, डी एफ ए बी सी ई, सी पांचवा है, ई छठवा है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। विच इज द फर्स्ट सेंटेंस? तो पहला हमारा जो आया है वो है डी, कौन सा है? डी, ऑप्शन डी में दिया है, तो ऑप्शन डी हमारा पहला स्टेटमेंट होगा। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट गिवन इज, हमें पूछ रहा है कि सिक्स्थ सेंटेंस कौन सा है, तो सिक्स्थ सेंटेंस ऑब्वियसली ई है, तो इसीलिए ऑप्शन ई हमारा आंसर होगा। नाउ आई थिंक ये 23 तक ही थे। अभी क्वेश्चन नंबर 24 टू 28 क्या कहते हैं ये भी देखते हैं। देखिए ये जो सवाल मैंने इससे पहले सॉल्व किया है ना, रीअरेंजमेंट वाला, जंबल्ड पैराग्राफ वाला, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप पैराग्राफ ठीक से पढ़ो, उसे समझो। वहां पे रीअरेंज करने के लिए ही सिर्फ समय लगता है। जंबल्ड पैराग्राफ अगर इस तरह का हो जो इससे पहले हमने सॉल्व किया है, तो इस तरह के जंबल्ड पैराग्राफ में सबसे ज्यादा आपको समय देना होता है पढ़ने में और रीअरेंज करने में। उसके जो 5 क्वेश्चंस उस पे बेस्ड होंगे, उसको आंसर करने में हार्डली आपको 5 सेकंड्स लगेंगे या 10 सेकंड्स, 2-2 सेकंड्स। क्लिक करते ही तो जाना है, क्लिक नेक्स्ट, क्लिक नेक्स्ट, क्लिक नेक्स्ट, ऐसे ही करते जाना है। तो सबसे ज्यादा समय आपको किस चीज के लिए देना होता है जंबल्ड पैराग्राफ में? अगर इस तरह का आएगा तो पढ़ने में और समझने में, तब जाके वो रीअरेंज होता है और फिर फाइनल आंसर निकल के आता है। कभी कभार 2 पॉसिबिलिटीज भी आएंगे आपके निकल के, कभी कभार सिर्फ पेयर मिलेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हैंडल करने के लिए आप लोगों को प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है, इसीलिए हमने ये लेक्चर सीरीज शुरू की है आपके लिए। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 24। तो 24 में कहा गया है, इन ईच सेंटेंस 4 वर्ड्स आर गिवन इन बोल्ड। हर एक सेंटेंस में 4 वर्ड बोल्ड है। इन विच वन वर्ड इज आइदर मिसस्पेल्ड और ग्रामेटिकली इनएप्रोप्रिएट। अब इन 4 वर्ड में से एक वर्ड या तो मिसस्पेल्ड है या ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। चूज इट एज योर आंसर। इफ ऑल द वर्ड्स आर करेक्ट, चूज ऑप्शन ई, दैट इज नो एरर। तो अगर ऐसे लगता है कि नहीं सब ठीक है, तो ई ऑप्शन दिया है, उसे एज एन आंसर हमें सेलेक्ट करना है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 24। India has been registering instances of anomalous weather। तो anomalous का मतलब होता है बहुत ही अलग सा,
जिसे हम विचित्र कहेंगे, विचित्र सा, अलग सा। वेदर विथ अलार्मिंग फ्रीक्वेंसी विथ एन इरेटिक मानसून एंड कोस्टल इरोजन। तो यहां पे रजिस्टरिंग सही है, अलार्मिंग भी सही है, इरोजन भी सही है। इरेटिक, इरेटिक का स्पेलिंग होता है ERRATIC। इरेटिक का मतलब होता है अनप्रेडिक्टेबल। क्या मतलब होता है इसका? अनप्रेडिक्टेबल होता है। तो गलत कौन सा है? ऑप्शन सी में जो इरेटिक दिया है वो गलत है, इसलिए ऑप्शन सी जो है इसका क्या होगा? आंसर होगा। इतना याद रखना है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। Awe is the sensation of being confronted by something so vast that it forces us to reconsider our understanding of world. तो यहां पे जब हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, जैसे ही पढ़ेंगे आप लोगों को ये देखिए, ऑ वर्ड इससे पहले देखा है। सेंसेशन को देख लेते हैं। सेंसेशन का स्पेलिंग क्या होता है? TION होता है। यहाँ पे SION दिया है, मतलब ये गलत है। ये कहाँ पे दिया है? ऑप्शन बी में। एंड देयरफॉर ऑप्शन बी हमारा क्या हुआ है? आंसर हुआ है। इतना याद रखिएगा। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, according to recent reports, Infosys profit has risen 1.5 times in the last 5 years, but equity capital has grown only about 1.1 times. Now let us look at the very first word. Recent को कैसे लिखते हैं? RECENT, recent लगते हैं। यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, तो इसीलिए यह गलत है। तो किस में है ये? पार्ट ए में। एंड देयरफॉर पार्ट ए इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 इज, ये कहता है अ ग्रोइंग नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैव स्प्रंग, ठीक है, स्प्रंग अप अक्रॉस द वर्ल्ड एनकरेजिंग पीपल टू स्टेप आउटडोर्स एज अ वे टू इंप्रूव मेंटल हेल्थ। तो यहां पे ऑर्गेनाइजेशंस बिल्कुल सही है, एनकरेजिंग भी सही है, आउटडोर्स भी सही है, इंप्रूव भी सही है, किसी में भी एरर नहीं। देख लीजिए ऑर्गेनाइजेशन का स्पेलिंग SATIONS बिल्कुल, एनकरेज ENCOURAGE एनकरेज, उसको ING वाला है, एनकरेजिंग फोर्थ फॉर्म है। आउटडोर्स OUT आउटडोर, DOOR डोर्स, इंप्रूव IMPROVE इंप्रूव, ये भी सही है, तो इसमें कोई एरर नहीं। एंड देयरफॉर ऑल आर करेक्ट, ये इसका आंसर होगा। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड इन दिस क्वेश्चन इन्होंने कहा है एज कैपिटल allocators it is important for companies to preserve and grow their capital during periods of macroeconomic uncertainty। तो यहां पे जो अनसर्टिनिटी allocators है, सबको देखेंगे। allocators का स्पेलिंग सही है, allocate TORS नाउन बनाया है। प्रिजर्व ये भी सही है, प्रीसर्व बिल्कुल सही है, पीरियड्स तो पीरियड्स भी सही है। अनसर्टेनिटी कैसे लिखा जाता है? तो अनसर्टेनिटी जब हम लिखते हैं तो अनसर्टेनिटी नहीं होता, वो अनसर्टेनिटी होता है। अनसर्टेनिटी नहीं होता, अनसर्टेनिटी होता है। और अनसर्टेनिटी में एक ही आई होता है, एन के बाद आई नहीं होता है, पर यहां पे इन्होंने एन के बाद आई दिया है। कहां पे है वो? डी में। एंड देयरफॉर ऑप्शन डी जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। नाउ लेट अस jump to the question number 29, and in question number 29 and 30 का यहाँ पे डायरेक्शंस दिए हैं। डायरेक्शंस में कहा है given below the sentences each of which has been divided into 4 parts, each of the question is then followed by the 5 options which give the sequence of the rearranged parts. You must choose the option which gives the correct sequence of the parts. If the sentence is already arranged in the correct sequence or the correct sequence doesn't match with any of the given sequence, mark option E, no rearrangement required as your answer। तो ये जम्बल्ड पैराग्राफ का ही एक छोटा वर्जन है, रीअरेंज द सेंटेंसेस। यू कैन सी द नंबर ऑफ क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड ऑन दिस टॉपिक। पहले 5 और ये 2, 7 क्वेश्चंस आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इतना याद रखना है। चलिए तो यहां पे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पहला क्या है क्वेश्चन।
the cosmos in infrared frequencies, the JWST provides astronomers with the most powerful tool it to scan. Okay, picking up the most distant objects. तो यहां पे ये दिया है डी बी सी ए, कोई तो एक पहला होगा, तो हमारा फॉर्मूला जैसे है वैसे पहले सब्जेक्ट, तो किसकी बात हो रही है? वी आर टॉकिंग अबाउट द JWST provides. We are talking about the JWST. What is that? It provides astronomers. Astronomers को ये provide करती है क्या? With the most powerful tool yet to scan. तो इसके बाद में हमें ऐसे पता चला कि पहला बी है, कहां पे दिया है? यहां पे दिया है। अब डी सी ए के बारे में बात करते हैं। पिकिंग अप द मोस्ट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्या होगा? पिकिंग अप द मोस्ट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट द कॉस्मिक इंफ्रारेड, द कॉस्मोस इन इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसीज, द JSTW। नहीं होगा ही नहीं, सब्जेक्ट ही नहीं आ रहा है, सेंटेंस बन नहीं रहा है। हमारा रूल है कि पहले सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आएगा, यहां पे आता नहीं तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। CBAD, सी में क्या दिया है? पहला पी, तो सी में जो सेंटेंस दिया है शायद हमने सी का ही देखा है, नहीं, सी का जो है द मोस्ट पावरफुल टूल एड टू स्कैन द JWST प्रोवाइड्स एस्ट्रोनॉमर्स विथ। अरे ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बाद में कैसे आएगा? नहीं आएगा, तो ये भी नहीं, ये तो पहला हो ही नहीं सकता। द कॉस्मोस इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसीज, फिर उसके बाद में पिकिंग अप, ये पिकअप कर रहे हैं इंफ्रारेड फ्रीक्वेंसीज, किस चीज को? पिकिंग अप द मोस्ट डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, इनको ये उठा रही है, तो ये भी नहीं आएगा। तो बचा क्या हमारे पास? BCAD सी में, तो इसीलिए सी ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर होगा। इस तरह के सवाल जनरली जब आप पढ़ोगे तो एकदम से आ जाएंगे। अगर आपको लिटिल बिट भी समझ में आता है इंग्लिश, तो ये सवाल आपको बहुत सिंपल होने वाले हैं, इतना याद रखिएगा। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 30. Environmental movements has begun to take a more confrontational approach these days. America's mainstream in its protest and demonstration. अब बात किस चीज की हो रही है? तो मूवमेंट की बात हो रही है। कौन सी मूवमेंट? तो यहां पे एनवायरमेंटल मूवमेंट की बात हो रही है। कौन सी एनवायरमेंटल मूवमेंट? तो अमेरिकाज मेन स्ट्रीम एनवायरमेंटल मूवमेंट। दिस डे अमेरिकाज मेन स्ट्रीम एनवायरमेंटल मूवमेंट हैज बिगन, क्या बिगन किया है? टू टेक मोर कन्फ्रंटेशनल अप्रोच इन इट्स प्रोटेस्ट एंड डेमोन्स्ट्रेशंस। तो ये बिल्कुल आ गया जैसे ही पढ़ा है। तो सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, तो हम अमेरिका की जो मेन स्ट्रीम एनवायरमेंटल मूवमेंट है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट आया है सी में, तो पहला ऑप्शन होगा हमारा सी, उसके बाद में आएगा ए, उसके बाद में आता है बी, टू टेक मोर कन्फ्रंटेशनल अप्रोचेस, और लास्ट में आता है डी। तो बी के बाद में आता है डी, कहां पे दिया है? पहले ऑप्शन में, एंड देयरफॉर ऑप्शन 1 ए जो है वो हमारा आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन 2। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन जो मैंने एक्सप्लेन किया है। आई होप ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने इस लेक्चर में कंडक्ट किए हैं सभी लोगों को समझ में आया है। और मैं एक चीज दावे के साथ कह सकता हूं, इंडिया का कोई भी बच्चा हो, कोई भी किसी भी कोने से इसे देख रहा हो, अगर आप लोग दिल से इनकी नोट्स निकालते हो तो ये बिल्कुल आपको 100% आपके एग्जाम में हेल्प करने वाले हैं क्वेश्चंस। ठीक है, मैं अप्रोच भी बताता हूं, मैं ये भी बताता हूं कि किस तरह से देखना है, किस तरह से ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। जब सवाल समझ में ना आए, एलिमिनेशन टेक्निक को अडॉप्ट कीजिए। एलिमिनेशन टेक्निक आपको बहुत जल्द आपके आंसर के पास ले जाती है ऐसे इस तरह के सिचुएशन में। तो गाइस, ये लेक्चर अगर आपको पसंद आ रहा है तो पहला एक काम कर दीजिए, लाइक तो ठोकिए, उसी के साथ इसे शेयर कीजिए। जैसे कि हम हर एक लेक्चर में बोलते हैं, जितना शेयर करोगे उतना बढ़ेगा नॉलेज भी, और यस मेरा यूट्यूब चैनल भी बढ़ेगा। उसी के साथ देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं अपना वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करूं उसका पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।